नमस्कार। हम सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता का भाग दूसरा। पिछले भाग में आपने जाना कि चंद्रकांता नौगढ़ के राजकुमार विजेंद्र सिंह से बहुत ही प्रेम करती है और राजकुमार भी चंद्रकांता से बहुत ही प्रेम करते हैं। लेकिन चंद्रकांता के जो राज्य का मंत्री है, उसका बेटा क्रूर सिंह, वो उसे हासिल करने के लिए नई नई तरकीबें लगाता रहता है और इस तरह इस कदर उसने राजा को। नमस्कार। आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता का भाग दूसरा, मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ। अब तक आपने जाना कि चंद्रकांता और विजेंद्र सिंह दोनों आपस में बहुत ही प्रेम करते हैं, लेकिन चंद्रकांता के जो राज्य का मंत्री है, उसका बेटा क्रूर सिंह चंद्रकांता को हासिल करने के लिए महाराज के कान समय समय पर भरता रहता है। और उसकी जो चंद्रकांता की जो सखी है चपला, वो बहुत ही चतुर है और उसकी वजह से चंद्रकांता और जो वीरेंद्र सिंह का जो दोस्त है तेज सिंह, उसकी वजह से, दोनों की वजह से वो आपस में अभी मिले तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी सलाह बनाई है कि वो मिल सकते हैं। तो क्या चंद्रकांता और विजेंद्र सिंह आपस में मिल सकते हैं? मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, जानने के लिए सुने कहानी के इस भाग को। तो ये सुनते हैं। अहमद ने जो बाग के पेड़ पर बैठा हुआ था, जब देखा कि चपला ने नाजिम को गिरफ्तार कर लिया और महल में चली गई, तो सोचने लगा कि चंद्रकांता, चपला और चंपा बस यही तीनों महल में गई हैं। नाजिम इन सभी के साथ नहीं गया तो जरूर वह इस बगीचे में कहीं कैद होगा। यह सोचकर वह पेड़ से उतरकर इधर उधर उसे ढूंढने लगा। जब उस सहखाने के पास पहुंचा जिसमें नाजिम कैद था, तो भीतर से चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुन उसे पहचान लिया कि नाजिम की आवाज है। तहखाने के किवाड़ खोलकर अंदर गया। नाजिम को बंधा पा झट से उसकी रस्सी खोली और तहखाने के बाहर आकर बोला, चलो जल्दी इस बगीचे के बाहर हो जाएं, तब सब हाल सुने कि क्या हुआ। नाजिम और अहमद बगीचे के बाहर आए और चलते चलते आपस में बातचीत करने लगे। नाजिम ने चपला के हाथ फंस जाने और कोड़ा खाने का पूरा हाल कहा। अहमद, भाई नाजिम, जब तक पहले चपला को हम लोग ना पकड़ लेंगे तब तक कोई काम ना होगा, क्योंकि चपला बड़ी चालाक है और धीरे धीरे चंपा को भी तेज कर रही है। अगर वह गिरफ्तार ना की जाएगी तो थोड़े ही दिनों में एक की दो हो जाएगी। चंपा भी इस काम में तेज होकर चपला का साथ देने लायक हो जाएगी। नाजिम, ठीक है, खैर आज तो कोई काम नहीं हो सकता, मुश्किल से जान बची है। हाँ, कल पहले यही काम करना है, यानी जिस तरह से हो चपला को पकड़ना और ऐसी जगह छिपाना है कि जहां पता न लगे और अपने ऊपर किसी को शक भी न हो। ये दोनों आपस में धीरे धीरे बातें करते चले जा रहे थे। थोड़ी देर में जब महल के अगले दरवाजे के पास पहुंचे तो देखा कि केत की जो कुमारी चंद्रकांता की नौकरानी है, सामने से चली आ रही है। तेज सिंह ने भी, जो केतकी के वेश में चले आ रहे थे, नाजिम और अहमद को देखते ही पहचान लिया और सोचने लगे कि भले मौके पर ये दोनों मिल गए हैं और अपनी भी सूरत अच्छी है। इस समय इन दोनों से कुछ खेल करना चाहिए और बन पड़े तो दोनों नहीं, एक को तो जरूर ही पकड़ना चाहिए। तेज सिंह जानबूझकर इन दोनों के पास से होकर निकले। नाजिम और अहमद भी यह सोचकर उसके पीछे हो लिए कि देखे कहाँ जाती है। तेज सिंह ने मुड़कर देखा और कहा, तुम लोग मेरे पीछे पीछे क्यों चले आ रहे हो? जिस काम पर मुकर्रर हो उससे करो। अहमद ने कहा, किस काम पर मुकर्रर है और क्या करें, तुम क्या जानती हो? केतकी ने कहा, हाँ मैं सब जानती हूँ, तुम वही काम करो जिसमें चपला के हाथ की जूतियां नसीब हो। जिस जगह तुम्हारी मददगार एक लौंडी तक नहीं है, वहां तुम्हारे के क्या होगा? नासिम और अहमद केतकी की बात सुनकर दंग रह गए और सोचने लगे कि ये तो बड़ी चालाक मालूम होती है, मगर हम लोगों के मेल में आ जाए तो बड़ा काम निकाले। इसकी बातों से मालूम भी होता है कि कुछ लालच देने पर हम लोगों का साथ देगी। नासिम ने कहा, सुनो केतकी, हम लोगों का तो काम ही चालाकी करने का है। हम लोग अगर पकड़े जाने और मरने मराने से डरे तो कभी काम न चले। इसी की बदौलत खाते हैं।
बात की बात में हजारों रुपए इनाम मिलते हैं। खुदा की मेहरबानी से तुम्हारे जैसे मददगार भी मिल जाते हैं, जैसे आज तुम मिल गई हो। अब तुमको भी मुनासिब है कि हमारी मदद करो। जो कुछ हमको मिलेगा उससे हम तुमको भी हिस्सा देंगे। केतकी ने कहा, सुनो जी, मैं उम्मीद के ऊपर जाने देने वाली नहीं हूँ। वे कोई दूसरे होंगे, मैं तो पहले दाम लेती हूँ। अब इस वक्त अगर कुछ मुझको दो तो मैं अभी तेज सिंह को तुम्हारे हाथ गिरफ्तार करा दूं, नहीं तो जाओ, जो कुछ करते हो करो। तेज सिंह की गिरफ्तारी का हाल सुनते ही दोनों की तबीयत खुश हो गई। नाजिम ने कहा, अगर तेज सिंह को पकड़वा दो तो जो कहो हम तुमको दे। केतकी, 1,000 रुपए से कम में हरगिज न लूंगी। अगर मंजूर हो तो लाओ रुपए मेरे सामने रखो। नासिम, अब इस वक्त आधी रात को मैं कहाँ से रुपए लाऊं? हाँ, कल जरूर दे दूंगा। केतकी, ऐसी बातें मुझसे न करो, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं उधार सौदा नहीं करती, लो मैं चाहती हूँ। नाजिम, सुनो तो, तुम खफा क्यों होती हो? अगर तुमको हम लोगों का एतबार ना हो तो तुम इसी जगह ठहरो, हम लोग जाकर रुपए ले आते हैं। केतकी, अच्छा, एक आदमी यहाँ मेरे पास रहे और एक आदमी जाकर रुपए ले आवे। नाजिम, अच्छा, अहमद यहाँ तुम्हारे पास ठहरता है, मैं जाकर रुपए ले आता हूँ। ये कहकर नाजिम ने अहमद को तो उसी जगह छोड़ा और आप खुशी खुशी क्रूर सिंह की तरफ रुपए लेने को चला। नाजिम के चले जाने के बाद थोड़ी देर तक केतकी और अहमद इधर उधर की बातें करते रहे। बात करते करते केतकी ने 2-4 इलायची बटुए से निकालकर अहमद को दी और आप भी खाई। अहमद को तेज सिंह के पकड़े जाने की उम्मीद में इतनी खुशी थी कि सोच न सका कुछ और इलायची खा गया, मगर थोड़ी ही देर में उसका सिर घूमने लगा। तब समझ गया कि ये कोई अय्यार है जिसने धोखा दिया है। चट कमर से खंजर खींच बिना कुछ कहे केतकी को मारा, मगर केतकी पहले से ही होशियार थी। दांव बचाकर उससे अहमद की कलाई पकड़ ली, जिससे अहमद कुछ न कर सका, बल्कि जरा ही देर में बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तेज सिंह ने उसकी मुश्कें बांधकर चादर में गठरी कसी और पीट कर लाद नौगढ़ का रास्ता लिया। खुशी के मारे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते चले गए। ये भी ख्याल था कि कहीं ऐसा ना हो कि नाजिम आ जाए और पीछा करे। इधर नाजिम रुपए लेने के लिए गया तो सीधे क्रूर सिंह के मकान पर पहुंचा। उस समय क्रूर सिंह गहरी नींद में सो रहा था। जाते ही नाजिम ने उसको जगाया। क्रूर सिंह ने पूछा, क्या है जो इस वक्त आधी रात के समय आकर मुझको उठा रहे हो? नाजिम ने क्रूर सिंह से अपनी पूरी कैफियत यानी चंद्रकांता के बाग में जाना और गिरफ्तार होकर कोड़े खाना, अहमद का छुड़ा लाना, फिर वहां से रवाना होना, रास्ते में केतकी से मिलना और 1,000 रुपए पर तेज सिंह को पकड़वा देने की बातचीत तय करना वगैरह वगैरह सब खुलासा हाल कह सुनाया। क्रूर सिंह ने नाजिम के पकड़े जाने का हाल सुनकर कुछ अफसोस तो किया, मगर पीछे तेज सिंह के गिरफ्तार होने की उम्मीद सुनकर उछल पड़ा और बोला, लो अभी 1,000 रुपए देता हूँ, बल्कि खुद तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये कहकर उससे 1,000 रुपए संदूक में से निकाले और नाजिम के साथ हो लिया। जब नाजिम क्रूर सिंह को साथ लेकर वहां पहुंचा जहां अहमद और केतकी को छोड़ा था, तो दोनों में से कोई न मिला। नाजिम तो सन्न हो गया और उसके मुंह से झट ये बात निकल पड़ी कि धोखा हुआ है। क्रूर सिंह, कहो नाजिम, क्या हुआ? नाजिम, क्या कहूँ, वह जरूर केतकी नहीं, कोई अयार था जिसने पूरा धोखा दिया और अहमद को तो ले ही गया। क्रूर सिंह, खूब, तुम तो बाग में ही चपला के हाथ से पीट चुके थे। अहमद बाकी था, सो वो भी इस वक्त कहीं जूते खाता होगा। चलो, छुट्टी हुई। नाजिम ने शक मिटाने के लिए थोड़ी देर तक इधर उधर खोज भी की, पर कुछ पता ना लगा। आखिर रोते पीटते दोनों ने घर का रास्ता लिया। तेज सिंह को विजयगढ़ की तरफ विदा कर वीरेंद्र सिंह अपने महल में आए, मगर किसी काम में उनका दिल नहीं लगता था। हरदम चंद्रकांता की याद में सिर झुकाए बैठे रहना और जब कभी निराश हो जाना तो चंद्रकांता की तस्वीरें अपने सामने रखकर बातें किया करना या पलंग पर लेट मुंह ढांप खूब रोना, बस यही उनका काम था। अगर कोई पूछता तो बातें बना देते। वीरेंद्र सिंह के बाप सुरेंद्र सिंह को वीरेंद्र सिंह का सब हाल मालूम था, मगर क्या करते, कुछ बस नहीं चलता था, क्योंकि विजयगढ़ का राजा उनसे बहुत जबरदस्त था और हमेशा उन पर हुकूमत रखता था। वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह को विजयगढ़
जाती बार कह दिया था कि तुम आज ही लौट आना। रात 12 बजे तक वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह की राह देखी। जब वह ना आए तो उनकी घबराहट और भी ज्यादा हो गई। आखिर अपने को संभाला और मसहरी पर लेट दरवाजे की तरफ देखने लगे। सवेरा होने ही वाला था कि तेज सिंह पीठ पर एक गट्ठा लादे आ पहुंचे। पहरे वाले इस हालत में इनको देख हैरान थे, मगर खौफ से कुछ कह नहीं सकते थे। तेज सिंह ने वीरेंद्र सिंह के कमरे में पहुंचकर देखा कि अभी तक वे जाग रहे हैं। वीरेंद्र सिंह तेज सिंह को देखते ही उठ खड़े हुए और बोले, कहो भाई, क्या खबर लाए? तेज सिंह ने वहां का सब हाल सुनाया। चंद्रकांता की चिट्ठी हाथ पर रख दी, अहमद को गठरी खोलकर दिखा दिया और कहा, यह चिट्ठी है और यह सौगात है। वीरेंद्र सिंह बहुत खुश हुए, चिट्ठी को कई मर्तबा पढ़ा और आंखों से लगाया। फिर तेज सिंह से कहा, सुनो भाई, इस अहमद को ऐसी जगह रखो जहां किसी को मालूम ना हो। अगर जयसिंह को खबर लगेगी तो फसाद बढ़ जाएगा। तेज सिंह, इस बात को मैं पहले से सोच चुका हूं। मैं इसको एक पहाड़ी खो में रख आता हूं जिसको मैं ही जानता हूं। ये कहकर तेज सिंह ने फिर अहमद की गठरी बांधी और एक प्यादे को भेजकर देव सिंह नामी अय्यार को बुलाया, जो तेज सिंह का शागिर्द, दिली दोस्त और रिश्ते में साला लगता था तथा अय्यारी के फन में भी तेज सिंह से किसी तरह कम न था। जब देव सिंह आ गए तब तेज सिंह ने अहमद की गठरी अपनी पीठ पर ला दी और देवी सिंह से कहा, आओ मेरे साथ आओ, तुमसे एक काम है। देवी सिंह ने कहा, गुरुजी वह गठरी मुझको दो, मैं चलूं। मेरे रहते ये काम आपको अच्छा नहीं लगता। आखिर देवी सिंह ने वह गठरी पीठ पर लाद ली और तेज सिंह के पीछे चल पड़े। वे दोनों शहर के बाहर ही जंगल और पहाड़ियों में पेचीदे रास्तों में जाते जाते 2 कोस के करीब पहुंचकर एक अंधेरी खो में घुसे। थोड़ी देर चलने के बाद कुछ रोशनी मिली। वहां जाकर तेज सिंह ठहर गए और देवी सिंह से बोले, गठरी रख दो। देवी सिंह, गुरुजी यह तो अजीब जगह है, अगर कोई आए भी तो यहाँ से जाना मुश्किल हो जाए। तेज सिंह, सुनो देवी सिंह, इस जगह को मेरे सिवा कोई नहीं जानता। तुमको अपना दिली दोस्त समझ कर ले आया हूँ। तुम्हें अभी बहुत कुछ काम करना होगा। देवी सिंह, हाँ, मैं आपका ताबेदार हूँ। तुम गुरु हो क्योंकि अय्यारी तुम्हें ने मुझको सिखाई है। अगर मेरी जान की जरूरत पड़े तो मैं देने को तैयार हूँ। तेज सिंह, सुनो, और जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ उनका अच्छी तरह ख्याल रखो। ये सामने जो पत्थर का दरवाजा देखते हो, इसको खोलना सिवाय मेरे कोई भी नहीं जानता, या फिर मेरे उस्ताद जिन्होंने मुझको इसकी अय्यारी सिखाई थी वे जानते थे। वे तो अब नहीं है, मर गए। इस समय सिवाय मेरे कोई नहीं जानता और मैं तुमको इसका खोलना बता देता हूँ। इसका खोलना बतलाई देता हूँ। जिस जिसको मैं पकड़ कर लाया करूँगा इसी जगह लाकर कैद किया करूँगा, जिससे किसी को मालूम ना हो और कोई छुड़ा के भी ना ला जा सके। इसके अंदर कैद करने से कैदियों के हाथ पैर बांधने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ हिफाजत के लिए एक खुलासी बेड़ी उनके पैरों में डाल देनी पड़ेगी, जिससे वह धीरे धीरे चल फिर सके। कैदियों के खाने पीने की भी फिक्र तुमको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर एक छोटी सी कुदरती नहर है जिसमें बराबर पानी रहता है। यहाँ मेवों के दरखत भी बहुत हैं। इस अय्यार को इसी में कैद करते हैं। बाद इसके महाराज से ये बहाना करके कि आजकल मैं बीमार रहता हूँ, अगर 1 महीने की छुट्टी मिले तो आबो हवा बदल आऊं, महीने भर की छुट्टी ले लो। मैं कोशिश करके तुम्हें छुट्टी दिला ही दूंगा। तब तुम भेष बदल कर विजयगढ़ जाओ और बराबर वहीं रहकर इधर उधर की खबर लिया करो। जो कुछ हाल हो मुझसे कहा करो, और जब मौका देखो तो बदमाशों को गिरफ्तार करके इसी जगह लाकर उनको कैद भी कर दिया करो। और भी बहुत सी बातें देवी सिंह को समझाने के बाद तेज सिंह दरवाजा खोलने चले। दरवाजे के ऊपर एक बड़ा सा चेहरा शेर का बना हुआ था, जिसके मुंह में हाथ बखूबी जा सकता था। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा, इस चेहरे के मुंह में हाथ डालकर इसकी जुबान बाहर खींचो। देवी सिंह ने वैसा ही किया और हाथ भर के करीब जुबान खींच ली। उसके खींचते ही एक आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। अहमद की गठरी लिए हुए दोनों अंदर गए। देवी सिंह ने देखा कि वह खूब खुला सा जगह, बल्कि कोस भर का साफ मैदान है।
चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां जिन पर किसी तरह आदमी चढ़ नहीं सकता। बीच में एक छोटा सा झरना पानी का बह रहा है और बहुत से जंगली मेवों के दरख्तों से अजब सुहावनी जगह मालूम होती है। चारों तरफ की पहाड़ियां नीचे से ऊपर तक छोटे छोटे करजनी, घुमची, बेर, मकोइये, चिरौंजी वगैरह के घने दरख्तों और लताओं से भरी हुई हैं। बड़े बड़े पत्थर के ढोके मस्त हाथी की तरह दिखाई देते हैं। ऊपर से पानी गिर रहा है जिसकी आवाज बहुत भली मालूम होती है। हवा चलने से पेड़ों की सरसराहट और पानी की आवाज तथा बीच में मोरों का शोर और भी दिल को खींच लेता है। नीचे जो चश्मा पानी का पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता हुआ बह रहा है, उसके दोनों तरफ जामुन के पेड़ लगे हुए हैं और पके जामुन उस चश्मे के पानी में गिर रहे हैं। पानी भी चश्मे का इतना साफ है कि जमीन दिखाई देती है, कहीं हाथ भर, कहीं कमर बराबर, कहीं उससे भी ज्यादा होगा। पहाड़ों में कुदरती खो बने हैं जिनके देखने से मालूम होता है कि मानो ईश्वर ने यहाँ सैलानियों के लिए कोठरियां बना दी हैं। चारों तरफ की पहाड़ियां ढलवा और बनिस्थ नीचे के ऊपर से ज्यादा थी और उन पर बादलों के टुकड़े छोटे छोटे शामियानों का मजा दे रहे थे। ये जगह ऐसी सुहावनी थी कि वर्षों रहने पर भी किसी की तबीयत न घबराए बल्कि खुशी मालूम हो। सुबह हो गई, सूरज निकल आया। तेज सिंह ने अहमद की गठरी खोली, उसका अय्यारी का बटुआ और खंजर जो कमर में बंधा था ले लिया और एक बेड़ी उसके पैर में डालने के बाद होशियार किया। अब अहमद होश में आया और उसने अपने को इस दिलचस्प मैदान में देखा तो यकीन हो गया कि वह मर गया है और फरिश्ते उसको यहाँ ले आए हैं। लगा कलमा पढ़ने। तेज सिंह के उसके कलमा पढ़ने पर हंसी आई। बोले, मियाँ साहब आप हमारे कैदी हैं, इधर देखिए इधर। अहमद ने तेज सिंह की तरफ देखा, पहचानते ही जान सूख गई। समझ गया कि तब ना मरे तो अब मरे। बीवी केतकी की सूरत आंखों के सामने फिर गई। खौफ ने उसका गला ऐसा दबाया कि एक हर्फ भी मुंह से ना निकल सका। अहमद को उसी मैदान में चश्मे के किनारे छोड़ दोनों अय्यार बाहर निकल आए। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा, इस शेर की जुबान जो तुमने बाहर खींच ली है उसी के मुंह में डाल दो। देवी सिंह ने वैसा ही किया। जुबान उसके मुंह में डालते ही जोर से दरवाजा बंद हो गया और दोनों आदमी उसी पेचीदी राह से घर की तरफ रवाना हुए। पहर भर दिन चढ़ा होगा जब ये दोनों लौटकर वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे। वीरेंद्र सिंह ने पूछा, अहमद को कहाँ कैद करने ले गए थे जो इतनी देर लगी? तेज सिंह ने जवाब दिया, एक पहाड़ी खो में कैद कर आया हूँ। आज आपको भी वह जगह दिखाऊंगा, पर मेरी राय है कि देवी सिंह थोड़े दिन भेष बदलकर विजयगढ़ में रहे। ऐसा करने से मुझको बड़ी मदद मिलेगी। इसके बाद वह सब बातें भी वीरेंद्र सिंह को कह सुनाई जो खो में देवी सिंह को समझाई थी और जो कुछ राय ठहरी थी वह भी कहा, जिसे वीरेंद्र सिंह ने बहुत पसंद किया। स्नान, पूजा और मामूली कामों से फुर्सत पा दोनों आदमी देवी सिंह को साथ लिए राज दरबार में गए। देवी सिंह ने छुट्टी के लिए अर्ज किया। राजा देवी सिंह को बहुत चाहते थे, छुट्टी देना मंजूर ना था। कहने लगे, हम तुम्हारी दवा यहाँ ही कराएंगे। आखिर वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह की सिफारिश से छुट्टी मिली। दरबार बर्खास्त होने पर वीरेंद्र सिंह राजा के साथ महल में चले गए और तेज सिंह अपने पिता जीत सिंह के साथ घर आए। देवी सिंह को भी साथ लाए और सफर की तैयारी कर उसी समय रवाना कर दिया गया। जाती दफा उन्हें और भी बातें समझा दी गई। दूसरे दिन तेज सिंह अपने साथ वीरेंद्र सिंह को उसी घाटी में ले गए जहां अहमद को कैद किया था। कुमार उस जगह को देखकर बहुत ही खुश हुए और बोले, भाई इस जगह को देखकर तो मेरे दिल में बहुत सी बातें पैदा होती हैं। तेज सिंह ने कहा, पहले पहले इस जगह को देखकर मैं तो आपसे भी ज्यादा हैरान हुआ था, मगर गुरुजी ने बहुत कुछ हाल वहां का समझाकर मेरी दिल जमई कर दी थी, जो किसी दूसरे वक्त आपसे कहूंगा। वीरेंद्र सिंह इस बात को सुनकर और भी हैरान हुए और उस घाटी की कैफियत जानने के लिए जिद करने लगे। आखिर तेज सिंह ने वहां का हाल जो कुछ अपने गुरु से सुना था कहा, जिसे सुनकर वीरेंद्र सिंह बहुत प्रसन्न हुए। तेज सिंह ने वीरेंद्र सिंह से कहा, वे इतना खुश क्यों हुए
और ये घाटी कैसी थी, ये सब हाल किसी दूसरे मौके पर बयां किया जाएगा। वे दोनों वहां से रवाना होकर अपने महल आए। कुमार ने कहा, भाई अब तो मेरा हौसला बहुत बढ़ गया है, जी में आता है कि जयसिंह से लड़ जाऊं। तेज सिंह ने कहा, आपका हौसला ठीक है, मगर जल्दी करने से चंद्रकांता की जान का खौफ है। आप इतना घबराते क्यों हैं? देखिए तो क्या होता है। कल मैं फिर जाऊंगा और मालूम करूंगा कि अहमद के पकड़े जाने से दुश्मनों की क्या कैफियत हुई। फिर दूसरी बार आपको ले चलूंगा। वीरेंद्र सिंह ने कहा, नहीं, अब की बार मैं जरूर चलूंगा। इस तरह एकदम डरपोक होकर बैठे रहना मर्दों का काम नहीं। तेज सिंह ने कहा, अच्छा आप भी चलिए, हर्ज क्या है, मगर एक काम होना जरूरी है, जो ये कि महाराज से 5-4 रोज के लिए शिकार की छुट्टी लीजिए और अपनी सरहद पर डेरा डाल दीजिए। वहां से कुल 2.5 कोस चंद्रकांता का महल रह जाएगा, तब हर तरह का सुविधा होगा। इस बात को वीरेंद्र सिंह ने भी पसंद किया और आखिर यही राय पक्की ठहरी। कुछ दिन बाद वीरेंद्र सिंह ने अपने पिता सुरेंद्र सिंह से शिकार के लिए 8 दिन की छुट्टी ले ली और थोड़े से अपने दिली आदमियों को, जो खास उन्हीं के खिदमती थे और उनको जान से ज्यादा चाहते थे, साथ ले रवाना हुए। थोड़ा सा दिन बाकी था, तब नौगढ़ और विजयगढ़ के सिवाने पर इन लोगों का डेरा पड़ गया। रात भर वहां मुकाम रहा और ये राय ठहरी कि पहले तेज सिंह विजयगढ़ जाकर हालचाल ले आए।